बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तो जी इंडिया के फ़ौजी जो हैं वो काफ़ी कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं और अब तक कोई सुराग नहीं मिला। न सिर्फ इंडिया के फ़ौजी बल्कि इंडिया के फ़ौजी अफसर भी कत्ल हो गए हैं और उनके तलाश के लिए जो निकली थी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन आर्मी, उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। और ये वाक़या कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ? भारतीय फ़ौज पे हमले बढ़ गए हैं और मकबूजा वादी में, और ये क्या वजह है इसकी, ये भी आपको बताएंगे। और उससे पहले एक और ख़बर, और ख़ास तौर पे एक चाइना की जी बहुत बड़ी ख़बर है चाइना के हवाले से। और चाइना ने सुपरसोनिक मिज़ाइल तजर्बा किया है। चीन के सुपरसोनिक मिज़ाइल के तजर्बे ने अमेरिका को काफ़ी परेशान कर दिया है और ये इस ऐसी सलाहियत का सुपरसोनिक बे आवाज़ मिज़ाइल है कि अमेरिका की जो बर्तरी थी वो हो गई है ख़त्म। चीन ने हाइपरसोनिक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी से लेस जदीद खलाई सलाहियत का कामयाब तजर्बा कर लिया है और चीनी फ़ौज ने अगस्त में जौहरी सलाहियत के हामिल हाइपरसोनिक मिज़ाइल की आजमाइश की थी और मिज़ाइल ने अब अपने हदफ को निशाना बनाने से पहले आवाज़ की रफ्तार से तेज़ तरीन ज़मीन का चक्कर काटा, पूरी ज़मीन का, और फिर अपने टारगेट को जा लगा। चीनी फ़ौज की जानिब से जो लॉन्च किए गए खलाई रॉकेट में जी हाइपरसोनिक ग्लाइड वहीकल मौजूद थी। मिज़ाइल ने खला में कम बुलंदी पर मदार में परवाज़ की और हदफ की तरफ बढ़ने से पहले ज़मीन का चक्कर लगाया। अमरीकी हुक्काम ने एतराफ़ किया है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज़ पेशरफ्त कर ली है, जो अमरीकी तवक्कुआत से कई गुना ज़्यादा जदीद है। अमरीका को काफ़ी परेशानी का सामना हुआ और अमरीका इस तजर्बे का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब अमरीका ने बरमला इसका एतराफ़ कर लिया है और पेंटागन ने ख़बरदार किया है अपनी गवर्नमेंट को कि जनाब इस तरफ भी आएँ। और चाइना जो कि पहले ही मुख्तलिफ़ शोबों में हमसे आगे बढ़ता जा रहा है, सुप्रीमेसी हासिल कर रहा है, और अब ये जो सुपरसोनिक मिज़ाइल उसने कामयाब पूरी ज़मीन का न सिर्फ चक्कर लगाया बल्कि अपने निशाने पे भी लगा। तो इस पे भी ज़रा तवज्जो दें आँखें खोल देने के लिए। और वो कहते हैं कि इस तजर्बे से अब ये ज़ाहिर होता है कि चीन ने आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हथियारों की तैयारी में न सिर्फ हैरत अंगेज़ तरक्की की है बल्कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर को भी चैलेंज किया है। और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी, दिफाई टेक्नोलॉजी के मैदान में भी वो अमेरिका से आगे बढ़ रहा है। चीन के साथ साथ अमेरिका, रूस और कम से कम 5 दीगर ममालिक अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। लेकिन चीन का जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल तजर्बा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ी हुई है और बीजिंग ने ताइवान के करीब अपनी फ़ौजी सरगर्मियाँ भी बढ़ा दी हैं। न सिर्फ बढ़ा दी हैं बल्कि 138 फाइटर जेट जो हैं वो बैक वक्त उड़ाए और वो अपने जंगी ज़ोन में दाखिल हुए, रेड ज़ोन में दाखिल हुए और ताइवान को चैलेंज करके वापस आए। तो ये एक ऐसी बर्तरी है, मेरा ख़्याल है कि अमेरिका तो परेशान है ही है, अब ज़रा इंडिया को भी थोड़ा सा एहसास हो चुका होगा कि क्या हो रहा है। इंडिया के साथ एक और मामला जी हुआ है, और पहले मैं आता हूँ दूसरी ख़बरों की तरफ, लेकिन एक और मामला हो गया और वो ईरान के साथ भी उसके ताल्लुकात अब काफ़ी कशीदा हो गए हैं। और उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ने, दिल्ली सरकार यानी कि मोदी सरकार ने एक काम किया है। बुनियादी तौर पे तो मोदी सरकार, आपको पता है कि भारतीय मीडिया भी ये कह रहा है और भारत की अपोजिशन जमातें भी कह रही हैं कि मोदी है वो उस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं, वो भी और अमित शाह भी। और उसकी रीज़न ये है कि एक
$2.65 अरब यानी कि तकरीबन $2.25 अरब की एक खेप पकड़ी गई थी मंशियात की, और एक प्रोसेस्ड पाउडर पकड़ा गया था जो हेरोइन कहलाता है, और ये 3000 किलोग्राम की एक खेप थी, और ये $2.65 अरब इसकी मालियत। और ये हेरोइन ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास के ज़रिए अफ़गानिस्तान के कंधार से मंद्रा पोर्ट पहुंची थी, जो गुजरात की पोर्ट है। और मंद्रा बंदरगाह के काम को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन APSEZ देखती है जी। और ये इतनी मिक़दार में जो हेरोइन पकड़ी गई, ये अपनी नौइयत का भारतीय तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या था। और इसके बाद फिर सवालात उठना शुरू हो गए अमित शाह की तरफ और मोदी सरकार की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर काम कर रहा था उसको स्पेशल परमिशन भी मोदी सरकार ने ही दी थी। और इस क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई और तीर निशाने जो हैं वो जाना शुरू हो गए मोदी सरकार की तरफ, लिहाजा मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने ये किया कि बंदरगाह जो है ये आपका मंद्रा बंदरगाह, यहाँ से ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से नई तिजारती एडवाइज़री जारी कर दी, और इस पे मुकम्मल बैन कर दिया कि ये रूट अब इस्तेमाल नहीं होगा ता हुक्म सानी। और इस पे ईरान ने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार किया है बल्कि कुछ धमकियाँ वमकियाँ भी दी हैं। और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ईरान पहले से ही वो कहते हैं कि मुतअद्दिद यकतरफ़ा तिजारती पाबंदियों का शिकार है, और तिजारत भारत इसी रास्ते से तिजारत हो रही थी, और इस पर भी पाबंदियाँ लगाना ये गैर मुनसिफ़ाना भी है। और दूसरा, उन्होंने इस वाक़े से लाइलमी का भी इज़हार किया, और उन्होंने कहा कि ये न तो बंदर अब्बास से ये खेप हुई, ये पीछे अफ़गानिस्तान से आई, और इसका जो डेस्टिनेशन था वो मंद्रा था। तो इसमें यकीनन ईरान नहीं बल्कि इंडिया ख़ुद ही मुलव्विस है। तो ईरान सबसे बड़ा सप्लायर भी है तेल का, जो इंडिया को देता है और लोकल करेंसी में देता है। तो इसलिए जी अब ईरान और इंडिया के मामलात भी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन अपोजिशन अपने तौर पे मोदी सरकार को इस मामले में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ज़रा ख़बर लेते हैं जी, मकबूजा कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। मकबूजा वादी में वहाँ पे हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, और भारत इंतकामी कार्रवाइयाँ मुसलसल कर रही है, और काबू में हालात उसके नहीं हैं, मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि मकबूजा वादी में जी अब झड़पें हो रही हैं मुसल्लह बाकायदा तौर पे, और जो सबसे बड़ी झड़प हुई वो हुई भारत की रेगुलर फ़ौज के ऊपर। उसमें एक अफसर समेत 7 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए, और अभी तक और कई लापता फ़ौजी हैं, कई लापता भी हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। उसका बदला उन्होंने मकबूजा वादी के मकीनों से लिया और उनकी ज़िंदगी अजीरन की, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऑपरेशन किए, ऑपरेशन के नाम पे मावरा अदालत कत्ल किए वहाँ पे, और मुसलसल जीना हराम किया हुआ है मकबूजा वादी में मुकामी लोगों का। लेकिन मामला इससे काबू में नहीं आ रहे। अब तक कोई 6-8 कश्मीरियों को भी वो क्या कहना चाहिए निशाना बना चुके हैं, उनकी जान ले चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको बहरहाल ना तो शिद्दत में कमी आ रही है, लड़ाई मुसलसल हो रही है, ख़बरें बहुत कम आ रही हैं। उसका बदला ये लिया है उन्होंने कि सैयद अली गिलानी के पोते, आपको पता है सैयद अली गिलानी का, उनके पोते सरकारी मुलाजमत करते थे और उनको सरकारी मुलाजमत से बरतरफ़ कर दिया है, और ये भारतीय फ़ौज ने ये इक़दाम करवाया है। और अनीसुल इस्लाम उनके पोते का नाम था, और उनको इल्ज़ाम आयद किया, और उनको कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वो बतौर रिसर्च अफसर के काम कर रहे थे।
ریسرچ آفیسر کے عہدے سے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے چھوٹی ذات اور چھوٹی حرکتیں جو کہ کی جا رہی ہیں، صورتحال قابو میں آ نہیں رہی، لیکن یہ کام بہت تیزی سے کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، وہ ہے ترکی نے جی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی پاکستان کی طرح ترکی کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان نے F-16 خریدنے کے لیے امریکہ کو پیسے دیے، کیش پیمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد جب افغانستان کی جنگ ختم ہوئی، رشیا کے اگینسٹ جو تھی وہ جنگ ختم ہوئی تو مطلب نکل گیا، اور امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیارے دینے سے بھی انکار کر دیا اور پیسے واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور کہا کہ جی آپ گندم لینی ہے تو لے لیں، نہ F-16 طیارے ہیں اور نہ ہی آپ کو رقم واپس ملے گی۔ اب یہی کچھ امریکہ نے ترکی کے ساتھ کیا ہے۔ ترکی نے F-35 طیاروں کی خریداری کے لیے امریکہ کو 1.4 ارب ڈالر کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، اور چونکہ ترکی روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری بھی کر رہا تھا، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کے اب امریکہ نے پہلے تو انکار کر دیا کہ F-35 بالکل نہیں مل سکتے۔ ترکی نے پیسے مانگے تو انہوں نے کہا جی کہ پیسے بھی نہیں ہیں، ہم آپ کو F-16 طیارے دے سکتے ہیں F-35 کے بجائے، لہٰذا ترکی نے کہا کہ ہمیں F-16 طیارے نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے ہمارے پیسے 1.4 ارب ڈالر۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے، اور لیکن ترکی کہتا ہے کہ ہم روس سے S-400 جو ہیں میزائل سسٹم وہ تو ہم ضرور خریدیں گے۔ تو یہ ایک پیسے دابنے والی بات، ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، ذرا مسکرائیں آپ بھی۔ مرزا غالب صاحب جو ہیں وہ کوئی تھے، اپنا پاؤں دبوا رہے تھے کسی سے، کسی یعنی کہ پیسوں والے، یہ جو مالشی ہوتے ہیں، مالش وغیرہ کرتے ہیں، وہ آئے تھے، انہوں نے اچھی طریقے سے پاؤں شاؤں دابے، ٹانگیں دبائیں، اور اس کے بعد اس بیچارے نے مانگا معاوضہ۔ تو مرزا غالب صاحب نے کہا بھائی معاوضہ کس چیز کا، آپ نے ہمارے پاؤں دابے، ہم نے آپ کے پیسے دابے۔ تو یہی کچھ امریکہ کرتا ہے، اور امریکہ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہ کیا، اب ترکی کے ساتھ بھی کیا۔ ایک چھوٹی سی خبر اور لے لیں، اور وہ ہے نیدرلینڈ میں نجی کمپنیوں کے ذریعے مساجد کی خفیہ تحقیقات کا انکشاف ہوا ہے، اور نیدرلینڈ اب یہ کام کر رہا ہے کہ جی کیونکہ انتہا پسندی کا معاملہ ہے اور داعش کا بہانہ بنایا ہے، اور انہوں نے مساجد کے امام اور دیگر عملے اور مسلمان کمیونٹی کے سرکردہ افراد کی خفیہ تحقیقات کروا رہی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک غیر سرکاری تنظیم کا خدمات حاصل کی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ مختلف تحقیقات کروائیں گے۔ 3 لاکھ سے زائد ڈالر ادا کیے گئے ہیں نجی کمپنیوں کو، اور نیدرلینڈ کے آئینی ماہر جو ہیں پروفیسر یمری، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ نیدرلینڈ میں بھی مسلمانوں کے خلاف زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ یہ تھیں جی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔